दमयंती, एक किन्नर का बदला। अब तक आपने सुना कि मिस्टर अय्यर, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं और डॉक्टर साहनी के हॉस्पिटल में दमयंती के केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहनी ने उन्हें बताया कि दमयंती उन्हें कैसे मिली थी। अब आगे। मिस्टर अय्यर अपने ऑफिस पहुंचने के बाद कंप्यूटर पर कुछ देखते हैं, फिर अपने लैपटॉप पर कुछ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। साथ ही साथ उनके ऑफिस के कॉर्नर में पड़े अलमारी से एक सूटकेस निकालते हैं। खोल कर देखते हैं तो उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। एक बार सब चेक करते हैं और फिर कार की चाबी लेकर सीधे चर्च की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साहनी अपने पेशेंट को देख रहे होते हैं। तभी उनकी एक नर्स दौड़ कर आती है और कहती है, डॉक्टर साहनी, तीसरे फ्लोर की 26 नंबर का पेशेंट आपे से बाहर हो रहा है, आप प्लीज़ जल्दी चलिए। शाम के 5 बज चुके हैं। डॉक्टर साहनी और नर्स भागते हुए पेशेंट को देखते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहनी पेशेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वह पेशेंट चिल्ला रहा होता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाने दो, वह मुझे बुला रही है, छोड़ दो मुझे। कौन बुला रही है तुम्हें? बताओ रक्षित, कौन बुला रहा है तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? और फिर 4-5 वार्ड बॉय आकर रक्षित को पकड़ते हैं और डॉक्टर साहनी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तीसरे फ्लोर से बाहर आते हुए डॉक्टर साहनी मिस्टर अय्यर को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, मिस्टर अय्यर, आप कब तक आ रहे हैं? वहाँ से जवाब आता है, मुझे 1-2 घंटा लग सकता है, पर मैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? हम चर्च जा रहे हैं, वहाँ की प्रीस्ट से मिलना है और आपके हॉस्पिटल वापस आऊँगा। तब तक आप थोड़ा वेट करो। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। मिस्टर अय्यर, जो कि 6:30 तक डॉक्टर साहनी के हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, उन्होंने देखा अभी भी बेड नंबर 26 का पेशेंट रक्षित बेहोशी की हालत में ही है। उन्होंने डॉक्टर साहनी से पूछा, इसको होश कब तक आएगा? डॉक्टर साहनी ने कहा, 8 बजे तक ये होश में आ जाएगा। तब तक इसे स्लीपिंग पिल्स इंजेक्शन दिए हुए हैं। यह पूरी तरह से डिसेबल हो चुका था, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। वैसे इससे इसकी सेहत को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो जब तक ये बेहोश है तब तक इस कमरे के चारों तरफ मैंने कुछ इक्विपमेंट्स लाया है, वो लगा दीजिए। जैसे कि यह एक नाइट विजन कैमरा है, इसे रात में सभी कुछ दिखाई देगा, बिना लाइट के भी। अगर कोई आहट हुआ तो सब कुछ इस कैमरे में कैद हो जाएगा। दूसरा इक्विपमेंट दिखाते हुए मिस्टर अय्यर कहते हैं, यह डेविल टेम्परेचर चेक करता है। अगर कोई डेविल हमारे आसपास होगा तो इससे तुरंत पता चल जाएगा। बाकी वॉइस रिकॉर्डर मैं बेड के नीचे ही रख देता हूँ, ताकि कोई भी हरकत हो तो तुरंत आवाज़ आ जाए। इसका दूसरा कनेक्शन हम आपके कैबिन में लगा देंगे, जिसे हम सब कुछ सुन सकेंगे। जैसा आप ठीक समझे मिस्टर अय्यर। कहते हुए डॉक्टर साहनी और मिस्टर अय्यर उनके ऑफिस की तरफ चल दिए। रात के लगभग 8:30 बजे तक रक्षित होश में आ चुका था, पर वह बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी फैमिली उसका बेड चेंज कराने की मांग कर रही थी। वो लोग बार बार डिस्चार्ज मांग रहे थे, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम रक्षित को कुछ भी नहीं होने देंगे। बी पेशेंट प्लीज। मिस्टर अय्यर और मिस्टर साहनी दोनों हाथों में कॉफ़ी का मग लिए एक कैबिन में बैठे हैं। दोनों कॉफ़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। उसी वक्त उन्हें वॉइस रिकॉर्डर में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, रक्षित के जोर जोर से हंसने की आवाज़। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। दोनों तीसरे फ्लोर पर दौड़ कर जाते हैं। वहां पहुंचते ही देखते हैं कि रक्षित हवा में लटक रहा है। उसकी आंखें लाल दिख रही हैं और उसने अपने ही हाथों के नाखूनों से अपने चेहरे पर बहुत सारे निशान बना लिए हैं। इन्हें देखते ही रक्षित कहता है, आओ आओ, मुझे पकड़ने के सब साधन लेकर आए हो चपड़गंजू,
तुम क्या समझते हो? मुझे कुछ मालूम नहीं? तुम्हारी जन्म कुंडली भी बता सकती हूँ। अपनी माँ से बहुत प्यार करता था ना तू? उसकी आत्मा से मिलने के लिए ही तूने पैरानॉर्मल रिसर्च ज्वाइन करना चाहा। पर क्या हुआ? मिल पाया कभी अपनी माँ से? नहीं ना। अरे तुझ जैसे बहुत देखे हैं मैंने। चला जा यहाँ से तू। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तू। डॉक्टर साहनी कहते हैं, रक्षित, ये तुम्हें क्या हो गया है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रक्षित। इतने में डरावनी आवाज आती है, रक्षित नहीं, दमयंती कहो। दमयंती हूं मैं, और इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। दमयंती अपने हाथों को घुमाती है। उसी वक्त चारों कॉर्नर में लगे हुए कैमरे अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। बेड के नीचे पड़ा हुआ वॉइस रिकॉर्डर फट जाता है और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वहां भी ब्लास्ट हो जाता है। मिस्टर अय्यर पीछे हट जाते हैं। वो खुद भी बहुत डर जाते हैं, पर उसी वक्त उन्हें याद आता है कि उनके पॉकेट में होली वाटर रखा है। अपने पॉकेट से होली वाटर निकालते हुए मिस्टर अय्यर कहते हैं, इन द नेम ऑफ फादर, इन द नेम ऑफ गॉड, डेविल, जस्ट गो बैक टू हेल। कहते हुए होली वाटर उस पर छिड़कते हैं। दमयंती को जलन सी महसूस होती है। वह चिल्लाती है, डॉक्टर बाबू, अपने इस चपड़गंजू से कह दें मेरे साथ ना खेले। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। पवित्र जल से भी नहीं जाऊंगी। पवित्र जल भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अर्धनारेश्वर की भक्त हूं, और वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, चपड़गंजू से कह दो मेरे रास्ते में ना आए, वरना वो भी मारा जाएगा। इतना कहते हुए दमयंती रक्षित के शरीर को छोड़ देती है। रक्षित का शरीर जो हवा में तैर रहा होता है, अचानक से नीचे गिर जाता है, क्योंकि दमयंती को होली वाटर से तकलीफ होने लगी थी। रक्षित को वार्ड बॉय से कहकर उसकी मरहम पट्टी करके उसे बेड पर सुला दिया जाता है। मिस्टर अय्यर और साहनी फिर से केबिन की तरफ जाते हैं। मिस्टर अय्यर कहते हैं, रात के 2:30 बजे तक डेविल का आत्मा बहुत स्ट्रांग होता है। उस पर हमारा जोर नहीं होता। 3 साढ़े 3 के बाद ही कुछ कर सकेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा खोजबीन कर लें। इसका पास्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें कोई सुराग मिलेगा। हम अभी जा सकते हैं क्या डॉक्टर साहनी, आपकी उस कमला अम्मा से मिलने के लिए? यस यस, व्हाई नॉट। अगर हम अभी जाएंगे तो शायद सुबह तक कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर वापस भी आ सकते हैं। मिस्टर अय्यर ने कहा, हाँ क्यों नहीं। वैसे भी ये किन्नर लोग रात को सोते नहीं हैं। डॉक्टर साहनी मिस्टर अय्यर को लेकर उसी बस्ती में पहुंचते हैं जहां कमला अम्मा रहती है। वो दोनों देखते हैं जैसे किसी की शादी हो रही हो। इतनी सजावट, गानों की आवाज, और सारे किन्नर नाच रहे थे। उन्होंने एक किन्नर को बुलाकर पूछते हुए कहा, आज का कोई फंक्शन है क्या तुम्हारे यहाँ? उस पर उस किन्नर ने कहा, त्योहार नहीं है, हमारे बीच का एक किन्नर मर गया है, हम उसी का जश्न मना रहे हैं। हम आप जैसे साधारण इंसान नहीं है ना। हम में से कोई मर जाता है तो हम रोते नहीं, बल्कि यहाँ के शमशान घाट तक नाचते गाते जश्न मनाते हुए किन्नर का शव लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद उसे चप्पल से, जूतों से मारते हैं, ताकि उसके मन में हमारे लिए कोई प्रेम भावना ना रहे। किन्नर की जात ही ऐसी होती है बाबू। जिंदगी भर उसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ धुतकारते हैं सब। किन्नरों को बस किन्नर प्रजातियों से ही लगाव रहता है। हमारे तो अपने भी हमें घर से निकाल देते हैं, जैसे कि हम उनका खून हो ही ना। अरे किसी के घर पागल बच्चा पैदा होता है तो भी उसका लालन पोषण घर पर किया जाता है। आगे पीछे देखकर उसकी शादी भी करा देते हैं, भले ही वह दिमाग से कमजोर हो। पर अगर किसी के घर किन्नर पैदा होता है, वो बुद्धिमान और हष्टपुष्ट हो, फिर भी उसे अपने घर में कोई नहीं रखता। इसीलिए हम अपना समूह खुद बनाकर रखते हैं। हम ही एक दूसरे का परिवार बनते हैं। लेकिन वो इस योनि में फिर कभी ना आए, इसीलिए उसकी अंतिम यात्रा जूते चप्पल से मार मार कर, गालियां दे देकर पूरा करते हैं। अरे हम तो समाज से इतने बाहर हैं, किसी किन्नर का शव दिन में जला भी नहीं सकते। इसीलिए तो हमारी अंतिम यात्रा रात में ही निकलती है। चलो, मैं जाती हूँ, मुझे भी तो जश्न में नाचना है। हमारे में से किसी एक का भला हुआ है आज। और वो किन्नर भी चली जाती है
अपने लोगों में नाचते हुए। मिस्टर साहनी कहते हैं, आई थिंक टुडे इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक विद कमला अम्मा, सो टुमारो वी विल कम अगेन। अगले दिन सुबह 10 बजे दोनों ही बस्ती में वापस आते हैं। वो कमला अम्मा से मिलना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो उन्हीं में से एक है उसको मैसेज देकर भेजते हैं। थोड़ी देर में एक टूटी फूटी झोपड़ी से एक वयस्क थोड़ी अधेड़ उम्र की किन्नर बाहर आती है और इन दोनों से कहती है, मैं ही हूं कमला, बोलो। अचानक से कमला अम्मा की नजर डॉक्टर साहनी पर जाती है। वो बड़े ही आदर के साथ उससे बात करते हुए कहती है, अरे डॉक्टर बाबू आप, आइए आइए। वहीं पड़ी एक चारपाई पर बैठने के लिए कहती है। डॉक्टर बाबू कैसे आना हुआ? अरे ओ हेमा, जया, जरा डॉक्टर बाबू के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करना। नहीं नहीं कमला अम्मा, चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। हमें आपसे दमयंती के बारे में कुछ जानना है। आपको उसके भूतकाल के बारे में पता ही होगा, तो आप हमें बता दीजिए। वो कहाँ से आई है, उसके माता पिता कौन हैं और आपको कैसे मिली? दमयंती, मेरी प्यारी बच्ची, सच कहूं तो डॉक्टर बाबू, वो बहुत ही हिम्मत वाली किन्नर थी। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं कमला अम्मा। आप हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम दमयंती के साथ इंसाफ कर सकेंगे, ऐसा मिस्टर अय्यर बोले। आखिर क्या है दमयंती का भूतकाल? कैसे, कहाँ और कब मिली थी दमयंती कमला अम्मा को? क्या मिस्टर अय्यर उसकी मदद कर सकेंगे? क्या रक्षित दमयंती के चंगुल से छूट सकेगा? इन सभी का जवाब सुनेंगे दमयंती एक किन्नर का बदला के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही कहानियाँ आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।